गाइस कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है गाइस, वो है साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। नीले हरे शैवालों से संबंधित टॉपिक है। तो साइनोफाइसी के हम करेक्टर्स पढ़ेंगे। ये टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला टॉपिक है गाइस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि इंटरमीडिएट का ही सिलेबस आता है, लेकिन ये ग्रेजुएशन का सिलेबस है। तो ग्रेजुएशन बीएससी का, तो ये बीएससी या एमएससी लेवल तक के प्रश्न आते हैं टीजीटी पीजीटी वगैरह में। ठीक है, तो इसीलिए इनको और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए भी काफी बेनिफिशियल है ये। तो इसको, ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप नोट करके रखें। बहुत काम आने वाला है गाइस। तो हम साइनोफाइसी की बात कर रहे हैं। साइनोफाइसी क्लास के कुछ करेक्टर्स हैं, या इसको मिक्सोफाइसी भी कहा जाता है। और इनको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, यानी नीले हरे शैवाल भी इनको कहा जाता है। तो इसके मेंबर्स को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और इसके जो प्रिंसिपल पिगमेंट्स होते हैं, ये ब्लूइश ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है गाइस। तो जो मुख्य वर्णक हैं इसके, सी फाइको सायानिन इसका प्रमुख पिगमेंट होता है। सी फाइको सायानिन, ध्यान रखना। इसके अलावा क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन और सी फाइको एरेथ्रिन भी पाए जाते हैं। कई बार ये दो सवाल पूछे जाते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी या मिक्सोफाइसी में या साइनोफाइसी में होते हैं, तो इन दोनों के नाम लिखे होंगे, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको एरेथ्रिन। तो ये दोनों पिगमेंट गाइस आते हैं, ध्यान रखना। और कभी कभी तीसरा भी आ जाता है, बीटा कैरोटीन या क्लोरोफिल ए, है ना। और उसमें लिख दिया ये सब, अगला ऑप्शन। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सी फाइकोसायानिन और सी फाइको एरिथ्रिन, ये दोनों पिगमेंट जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए भी होता है और बीटा कैरोटीन भी इसमें प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। अगली बात कर लेते हैं, ये सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। साइनोफाइसी के मेंबर्स जो हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है। और ये फ्लैजिला, इनके अंदर फ्लैजिला भी नहीं होते हैं। दे डोंट हैव फ्लैजिला, यानी कि कशाभिकाएं भी नहीं पाई जाती। तो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? इस साइनोफाइसी में जो एल्गी होंगे वो सब कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स ही बनती है इनमें। अगर इनमें मूवमेंट होता है तो वो ग्लाइडिंग एक्शन द्वारा होता है। ठीक है, ग्लाइडिंग गति द्वारा। अब बताएं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इनमें पाया जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया प्रोकैरियोटिक है, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी और नहीं न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियोलस भी होगा, केंद्रिका भी नहीं होगी। ठीक है, ना तो केंद्रक झिल्ली होगी ना केंद्रिका होगी। ओके। अब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि प्रोकैरियोटिक है। तो जो मुख्य कोशिकांग होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, ओके, क्लोरोप्लास्ट है जैसे हरित लवक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो इस, और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं पाए जाते हैं गाइस। ओके, तो इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक होता है। और हाँ, क्रिस्टन सेन ने, क्रिस्टन सेन एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1962 में नीले हरे शैवालों को और बैक्टीरिया को, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को, एक कॉमन फाइलम में इनको प्लेस किया था। और उस फाइलम का नाम है प्रोकैरियोटा। तो प्रोकैरियोटा नाम के फाइलम में दोनों को रखा था। वो इनको बैक्टीरिया की तरह ही मानते थे, क्रिस्टेन सेन, ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया का नाम भी दिया था। तो साइनोबैक्टीरिया किसने कहा था? क्रिस्टेंसेन ने, प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टीज के कारण। ओके गाइस, समझ पाए होंगे आप। फिर आता है जनरल कैरेक्टर्स। इसके कुछ और लक्षण देख लेते हैं साइनोफाइसी के। तो साइनोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स हैं गाइस, ये सब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलोमेंटस हो सकते हैं। ठीक है। तो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय फॉर्म कौन सी होगी? क्रूकोकस। इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा। कॉलोनियल हो सकते हैं गिलोयो कैप्सा और गिलोयो ट्राइका, ये कॉलोनियल होते हैं। और चेन के रूप में अगर ये पाए जाते हैं, ठीक है, अगर चेन के रूप में ओसिलोटेरिया, ओसिलोटेरिटोरिया है और साइटोनीमा है, ये दोनों जो है ये ट्राइकोम्स कहे जाते हैं। ओके, इनको क्या कहा जाता है? ट्राइकोम्स कहा जाता है ऐसे तंतुओं को, अगर चेन के रूप में पाए जाते हैं तो। चेन के रूप में जो पाए जाते हैं तो उन उन ट्राइकोम्स को क्या कहते हैं हम? उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऑसिलेटोरिया और साइटोनीमा। फ्लामेंटस भी होते हैं कुछ। फ्लामेंटस, फ्लामेंट्स किन्हें कहेंगे? फ्लामेंट्स और ट्राइकोम एक जैसे ही होते हैं, बस एक फर्क है। ये तो यह मान लीजिए एक चेन है ये, ठीक है, कोशिकाओं की, सेल्स हैं।
तो ये जो चेन है, तो चेन के रूप में अगर कोई जीवधारी पाया जाता है, जैसे ऑसिलेटोरिया है, तो अगर ये चेन के रूप में पाया जा रहा है तो ये कहा जाएगा ट्राइकोम। ओके गाइस। और अगर इसके ऊपर मान लो कवरिंग आ जाए, ये है, ये चेन तो है ही, और इसके चारों ओर अगर शीथ आ जाती है, मतलब एक आवरण पाया जाता है, इसके ऊपर एक आवरण होगा, तो अगर वो आवरण होगा तो आवरण वाली जो भी ट्राइकोम होगा, उस आवरण वाले ट्राइकोम को, देखिए मैं बना देता हूं आपको। ये मान लीजिए सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये कोई ट्राइकोम है। अब ट्राइकोम के ऊपर अगर सीथ नहीं है तो ट्राइकोम है, अगर किसी तंतु के ऊपर, और इसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस सीथ पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया में होती है, तो ऐसे, ठीक है, ट्राइकोम को क्या कहा जाता है? ऐसे ट्राइकोम को गाइस कहा जाता है फिलामेंट्स। और ये फिलामेंटस कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं? तो फिलामेंटस संरचनाएं होती हैं नॉस्टॉक और एनाबीना। तो ध्यान रखेंगे, ये फिलामेंटस, इसके ऊपर अगर सीथ पाई जाएगी तो ये क्या कहा जाएगा? फिलामेंट कहा जाएगा। ओके। तो नॉस्टॉक एनाबीना जो है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती हैं, ध्यान रखेंगे इसको। प्रोकैरियोटिक होते ही हैं सारे जीवधारी, ठीक है। इसके एल्गी, सारे बिलुगिरिन एल्गी जो है सब प्रोकैरियोटिक होंगे। और इसकी जो सेल वॉल है वो चार भित्ति से बनी होती है, चार लेयर्ड, चार परतें होती हैं, और इनमें मुख्य जो कंपोनेंट होता है वो होता है म्यूकोपेप्टाइड। और यही जो सेल वॉल में जो पाया जाता है, ठीक है, सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, यही बैक्टीरिया में पाया जाता है, ध्यान रखिए। इसीलिए बैक्टीरिया से रिजेम्बलेंस भी है इसकी, ये बैक्टीरिया को रिजेम्बल भी करते हैं, ये उससे समानता रखते हैं। ओके। तो सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड से बनी होगी, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ठीक है, ये कंपोनेंट इसकी सेल वॉल में पाए जाते हैं। पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट कौन कौन से होंगे? सी फाइव सायानिन होगा, सी फाइव को एरेथ्रिन होगा, क्लोरोफिल ए होगा, और बीटा कैरोटीन होगा। ठीक है, ये हमने पहले भी आपको पहले पेज में ही बताया गाइस। अब देखिएगा, लैकिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड्स, तो जो लवक होंगे उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी। अगर पिगमेंट जो है, इनमें जो पिगमेंट है वो एम्बेडेड होता है लेमेली में, ठीक है, लेमेलीज में होती हैं, पट्टियां सी होती हैं, तो उनमें ये पिगमेंट्स जो है उसके अंदर धसे हुए होते हैं। अगर दो मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरे से जाके क्या, एंड में जाके जुड़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, जुड़ जाती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? लेमिली कहा जाता है। और ये बहुत सारी लेमिली, मान लीजिए ये इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये क्या कहे जाते हैं? गड्डियों की तरह ये जो संरचनाएं हो जाती हैं, इनको कहा जाता है थाइलाकाइड। तो इसमें पिगमेंट्स जो होगा, यानी कि प्लास्टिड्स जो होंगे, वो प्लास्टिड्स ना होकर के क्या कहलाएंगे? थाइलाकॉइड्स होंगे। ओके। क्लोरोफिल के अंदर अलग से भी होते हैं थाइलाकाइड्स, ठीक है, सिक्कों की गड्डियों की तरह जो होते हैं, वो थाइलाकाइड्स होती है। ओके। जिनको ग्रेनियम कहा जाता है सामूहिक रूप से, आपने पढ़े होंगे। चलिए ठीक है, नो। इनमें फिर अगला आता है भी, फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे। फ्लैजिला नहीं होंगे तो इनमें जो मूवमेंट होगी वो ग्लाइडिंग मूवमेंट पाई जाती है, ठीक है, या तो ग्लाइडिंग होगी या जर्की मूवमेंट होगी, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मूवमेंट कैसे करते हैं साइनोफाइसी के? ग्लाइडिंग मूवमेंट द्वारा या जर्की मूवमेंट द्वारा। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो इनमें पाया जाता है साइनोफाइसिन स्टार्च और प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, काफी काम आने वाले हैं, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियन स्टार्च पाई जाती है इनमें। अब बताए फ्रेंड्स, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट, हालांकि, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए भी माना जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेट्रोसिस्ट के द्वारा पाई जाती है। हेट्रोसिस्ट एक ऐसी संरचनाएं होती हैं किसी भी फिलामेंट में, ये कहीं कहीं पर ये हेट्रोसिस्ट पाई जाती हैं। देखो ये एच आकार की बनाई है, ठीक है, ये इंटरकैलरी होती है इसमें, नॉस्टॉक में, तो ये पाई जाती हैं। तो ये हेट्रोसिस्ट को ऐसा माना जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का सेंटर होते हैं। ये मान लो सेल है, और ये दूसरे, तो ये हेट्रोसिस्ट है। अगर ये हेट्रोसिस्ट है तो इसमें क्या होगा? एंटो फिक्सेशन का काम होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का सेंटर माने जाते हैं हेट्रोसिस्ट। और इसके अलावा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होगा इनमें गाइस, वेजिटेटिव होगा, वेजिटेटिव और एसेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिपोर्ट किया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी में। ओके। ब्लू ग्रीन एल्गी में जेनेटिक रिप्रोडक्शन को रिपोर्ट किया गया है, जैसे बैक्टीरिया में होता है, इसीलिए बैक्टीरिया से रिजेंबल भी करते हैं। अब बात है
और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकाइनीट द्वारा हो सकता है, हेटेरोसिस्ट द्वारा, एंडोस्पोर या नैनोसाइट्स द्वारा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो हार्मोगोनिया द्वारा या फ्रेगमेंटेशन द्वारा, ये एक जैसा ही है। क्या होता है ये? कुछ तो मैं बात कर देता हूँ। एकाइनीट, एकाइनीट जो होती है गाइस, ये एकाइनीट द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना। अलैंगिक जनन जो होता है वो एकाइनीट द्वारा भी होता है। इसमें कुछ सेल बाय सेल जो होंगी, ये कुछ इसकी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मोटी भित्ति वाली बन जाती हैं। ठीक है। एकाइनीट अनफेवरेबल कंडीशंस में ये मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनको एकाइनीट कहते हैं। और फेवरेबल कंडीशन आने पर क्या करती हैं, ये नए शैवाल को या नए तंतु को जन्म देती हैं। ओके। एकाइनीट द्वारा होता है। दूसरा होता है ये हेट्रोसिस्ट। ठीक है। दूसरा होता है हार्मोगोनिया द्वारा। तो हार्मोगोनिया क्या होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं। अगर कोई ट्राइकोम, कोई फिलामेंट अगर दो या दो से भागों अधिक भागों में टूट जाता है, तो ये देखिए टूटते हुए दिखा रहे हैं, तो कहाँ से टूटता है ये? इसमें मदद करता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट वाले पार्ट से ही ये क्या हो जाता है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। यहाँ से टूटेगा तो क्या बन जाएंगे, ये जो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट बनेंगे इनको हार्मोगोनिया कहते हैं। और ये हार्मोगोनिया फिर क्या बन जाते हैं, नए फिलामेंट्स का निर्माण कर देते हैं, नई कॉलोनी बना लेते हैं। ओके। तो हार्मोगोनिया होते हैं छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और ये होते किसकी वजह से, हेट्रोसिस्ट के द्वारा, जिनमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन सेंटर होते हैं ये। ओके। तो चलिए ठीक है गाइज, आज ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।